हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। हम अकाउंटेंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1 कर रहे हैं, FY कॉम फर्स्ट सेमेस्टर। आपका चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। बच्चों, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, डिफर्ड रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉसेस एंड कैपिटल लॉसेस। ये जो स्टार मार्किंग था ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ ऊपर आप देखो आई बटन आएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस वीडियो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, तो वहां से भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पढ़ सकते हैं। आज हम कवर अप करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, बाकी सारे। क्योंकि देखो बच्चों दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद ये रेयर है तीनों, डिफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव। और 6, 7, 8 तो बहुत कम ही पूछते हैं। तो आज हम कवर अप करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। Revenue expenditure means an expenditure having a immediate or short term benefit that is less than 1 year, यानी जिसका फायदा आपको एक साल के अंदर ही मिल जाए, वो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था, इसका फायदा एक साल से ज्यादा कई सालों तक मिलता है, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे परचेज ऑफ एसेट्स था, परचेज ऑफ शेयर्स था, तो उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता था। मगर यहाँ पे आपको देखेंगे ऐसा खर्चा आप जो कर रहे हो जिसका फायदा आपको सिर्फ एक साल के अंदर ही मिलता है। जैसे आप सैलरी वगैरह देते हो, तो सैलरी देते हो तो हमारे एम्प्लॉय वगैरह हमारे 1 महीने के लिए काम करते हो, कि सैलरी 1 महीने की होती है, तो 1 महीने की सैलरी दे रहे, तो उससे हम 1 महीने का फायदा उठा रहे हैं। तो लेस देन क्या हो गया बच्चों, 1 ईयर हुआ। एंड इट शुड बी रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर यानी रेगुलरली ये खर्चा होते रहना चाहिए, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एक्सेट्रा। तो ये आप बच्चों क्या होता है, हर महीने आप इसका ये एक्सपेंडिचर आप पेड करते हो। तो ये सिंपल टर्म है, आप समझे कि ये एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स आएंगे ट्रांजैक्शन में, तो आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो if an expenditure has any of the characteristic feature, it should be treated as a revenue expenditure। पहला है बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, अपने घर का एक्टिविटी नहीं। मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, एसेट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, रिपेयर ऑफ मशीनरी या मेंटेनिंग ऑफ मशीनरी, रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, फर्नीचर का रिपेयर वगैरह है। तो नॉन रिकवरेबल, ये पैसा आपको मिलता नहीं वापस, यानी खर्चा हुआ तो हो गया। रिकरिंग इन नेचर, पहले ही बताया मैंने आपको, रेगुलर होना चाहिए ये। रिड्यूस फंड्स एंड प्रॉफिट, आपके जो पैसे वगैरह है उससे खर्चा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका फंड और प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको लग रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि आपको कॉलेज में जो क्वेश्चन पेपर आएगा, तो क्वेश्चन कैसा आएगा और उसका आंसर आप किस तरह से देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ अ मशीनरी। अब बच्चों देखो, मशीनरी परचेज नहीं हो रही, मशीनरी ऑलरेडी परचेज है, उसके अंदर कुछ पार्ट वगैरह खराब है, तो हम वो पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ परचेज ऑफ मशीनरी बोलता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट है, तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनल एक्सपेंडिचर भी हम इसे कह सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट विल हेल्प टू मेंटेन द मशीनरी। ठीक है, मेंटेन मेरे पहला वाला मेंटेन द बिजनेस एक्टिविटी। तो इसी तरह से ये आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, आप हेडिंग देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिर इसका शॉर्ट में एक एक्सप्लेनेशन देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग सिनेमा स्क्रीन। तो थिएटर वगैरह में जो स्क्रीन होता है उसको रिपेयर करें, वर्डिंग आप याद रखें, रिपेयर, रिप्लेसमेंट। तो ये सब क्या हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एज अ रिपेयरिंग सिनेमा स्क्रीन इज अ कॉस्ट इनकर्ड टू मेंटेन एन एग्जिस्टिंग एसेट। एग्जिस्टिंग एसेट यानी ऑलरेडी है, एसेट्स नहीं खरीदा जा रहा है, जो एसेट्स है उसको खाली हम रिपेयर कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी, अगेन ये नॉमिनल एक्सपेंडिचर हो गया आपका इंपोर्ट ड्यूटी, जिसे हम कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं। तो अगेन नॉमिनल है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
as import duty is a direct cost related to normal activity of business. बिजनेस एक्टिविटी चलती रहती है ना, रॉ मटेरियल ऐसा तो नहीं एक ही बार परचेस करते हैं हम, एक महीने में 2 महीने में रॉ मटेरियल हम परचेस करते रहते हैं, रेगुलर हो गया ये। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ अमाउंट वाज स्पेंट फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रीइंस्टॉलिंग मशीनरी। तो मशीनरी एक कंपनी से हम दूसरी कंपनी में लेके जा रहे हैं, डिसमेंटल यानी उसको तोड़ रहे हैं, फिर उसको वहां से निकाल के दूसरी कंपनी में लेके जा रहे हैं, फिर दूसरी कंपनी में आके उसको वापस से रीइंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, एसेट्स परचेस नहीं हो रहा है बच्चों, एसेट्स ऑलरेडी है, खाली उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीनिंग डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रीइंस्टॉलिंग इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेनेशन लिखे, जरूरी है एक्सप्लेनेशन, मगर एक शॉर्ट टर्म में आप लिख सकते हो, क्वेश्चन रिपीट करके उसको बोल सकते थे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही रिपीट किया हुआ है एग्जाम्पल में, डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रीइंस्टॉलिंग इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लीगल एक्सपेंस ऑफ 3000 इन कनेक्शन विद कलेक्शन ऑफ डेट। तो जो आपने डेट वगैरह लोन वगैरह दिया था, तो वो अगर वसूली नहीं कर पा रहे तो लीगल एक्शन लेना पड़ता है हमें, लॉयर वगैरह को फीस देनी पड़ती है। तो अगेन इट इज अ नॉमिनल एक्सपेंडिचर, इसलिए हम इसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम भी अब हर महीने भरते हो इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये भी नॉमिनल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर। सेवेंथ क्वेश्चन, प्रोवाइड डेप्रिशिएशन 20,000 फर्नीचर। तो फर्नीचर की वैल्यू को आपको लेस करना है, डेप्रिशिएशन, ये भी नुकसान है यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इट इज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर फॉर यूजिंग ऑफ द फर्नीचर। तो जो फर्नीचर यूज कर रहे हैं या मशीनरी यूज कर रहे हैं या बिल्डिंग या कार या मोटर कार या कंप्यूटर, तो जब ये एसेट्स यूज होता है ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, एंड दैट रिड्यूस वैल्यू इज कॉल्ड एज द डेप्रिसिएशन। तो ये आपका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग द फैक्ट्री शेड। तो फैक्ट्री शेड को आप क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हो। तो पेंट में कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये बच्चों याद रखें, एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट परचेज हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी एसेट है उस पे, उसको रिपेयर कर रहे हो, उसको रीपेंट कर रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द एसेट्स इन वर्किंग कंडीशन। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। लीगल एक्सपेंस इनकर टू डिफेंड अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स। तो गुड्स सप्लाई करने यानी सेल्स करते टाइम कुछ डेटर या कस्टमर से झगड़ा वगैरह हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसको लिए हमें लॉयर वगैरह चाहिए। तो टू डिफेंड अ सूट ऑफ ब्रीच, तो आपका जो भी केस वगैरह है तो उसको सॉल्व करने के लॉयर हायर करते हैं, तो उनको हम फीस देते हैं। तो अगेन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट एसेट्स। सेल्स ऑफ गुड्स यानी आपका स्टॉक वगैरह हो गया ना, तो करंट एसेट है, एंड हुज बेनिफिट इज फॉर लेस देन 1 ईयर। तो इसका बेनिफिट जो भी है, गुड्स सोल्ड करने का बेनिफिट तो एक साल ही के लिए होता है, क्योंकि हर महीने हम गुड्स सोल्ड करते हैं, तो हर महीने का फायदा यानी लेस देन 1 ईयर। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिस रेंट पे इन एडवांस फॉर 3 ईयर। सो यहाँ पे अभी आप रेंट क्या भर, रेंट आपका तो नॉमिनली एक्सपेंडिचर तो हर महीने होता है, ठीक है, मगर आपने एडवांस में 3 साल का एडवांस में भर दिया, तो भी इसे क्या कहेंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस फॉर 3 ईयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन ही रिपीट करो आपको नहीं समझ में आ रहा तो। देखो आप यहाँ देखेंगे ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस फॉर 3 ईयर तक सेम क्वेश्चन है, आगे लिख दे इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बस। 11th क्वेश्चन देखते हैं। लीगल एक्सपेंस इनकर्ड इन इनकम टैक्स अपील 5000। अगेन यहाँ पे भी लॉयर आ गया, लीगल एक्सपेंस यानी लॉयर वगैरह को फीस पेड करना हो, तो वो क्या हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर 12th क्वेश्चन देखते हैं। फाइन पेड फॉर कॉन्ट्रावेनिंग म्युनिसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह होती है हमारे यहाँ, तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे हम फैक्ट्री से अगर ज्यादा धुआं निकल रहा है तो वो भी फाइन लगता है। फैक्ट्री के अंदर जो भी कचरा वगैरह है या खराब मटेरियल है, आप ड्रेनेज के थ्रू बाहर भेज रहे हो, तो वो भी जाके उसके एक्सेस हो रहा है तो उसके लिए भी फाइन लगता है। साउंड पोल्यूशन होगा, फाइन लगेगा। कभी कभी हम अपने गुड्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बैनर वगैरह लगाते हैं, तो कभी कभी इलीगल जगह पे लगा देते हैं, या जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना किया यहाँ बैनर नहीं लगाना, फिर भी आप जाके वहाँ अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाते हो, होर्डिंग वगैरह लगाते हो, तो अगेन वो फिर म्यूनसिपैलिटी आपसे क्या करेगी, चार्ज मारेगी, फाइन मारेगी। तो अगेन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 13 है हमारा प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस हो या अनप्रोडक्टिव वेजेस हो, प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब होता है बच्चों जो प्रोडक्शन के लिए
आप लेबर को पेमेंट कर दो, जैसा फैक्ट्री वगैरह में होता है, तो इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस। और जब ऑफिस वगैरह में कोई वेजेस पेड होता है, तो ऑफिस में तो कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता, तो इट इज कॉल्ड एज अनप्रोडक्टिव वेजेस। एनीहाउ इन बोथ द केसेस वेजेस वर्ड आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 14 देख लेते हैं, अम्ब्रेला वे परचेज फॉर एम्प्लॉय एट द कॉस्ट ऑफ 5000। तो अम्ब्रेला तो कोई फिक्स एसेट तो है ही नहीं है, नॉमिनल एक्सपेंडिचर है, तो इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों मैंने देखो 14 एग्जाम्पल लिए, क्वेश्चन किस तरह आएगा, आंसर आप किस तरह करेंगे। तो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, ये टॉपिक है हमारा रेवेन्यू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैक्सिमम पूछा जाता है, तो दोनों प्लीज अच्छे से वॉच करें। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा एक्सपेंडिचर है वो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, मैं खाली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। Deferred revenue expenditure means an expenditure that will benefit over subsequent period। तो इसका बेनिफिट आपको सब्सिक्वेंट पीरियड, यानी एक साल का खर्चा, पहले साल का खर्चा है, तो एक दो तीन या 4 साल तक आप उसको बेनिफिट ले सकते हो। तो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, वो कई साल तक चलते रहता है उसका बेनिफिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल से के अंदर ही मिल जाता है। अब डिफर्ड रेवेन्यू क्या है, मिक्स होता है दोनों का। तो इसका बेनिफिट, खर्चा तो नॉमिनली कंसीडर करते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इसका जो बेनिफिट है वो एक साल से क्रॉस कर रहा है, मगर 3 या 4 साल में खत्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सब्सिक्वेंट ईयर तक बेनिफिट अगर आपको मिला 2-3 साल तक, तो ही आप इसे क्या कहेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर हैविंग मीडियम टर्म बेनिफिट से फॉर 3 ईयर या 4 ईयर तक का होगा बेनिफिट, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस देन 1 ईयर, deferred revenue expenditure more than 1 year, and less than 3 to 4 year. It is a mixed nature of revenue expenditure and capital expenditure। revenue expenditure ने nominally खर्चा है, और इसका बेनिफिट एक साल से थोड़ा सा बढ़ गया 3 या 4 साल तक, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मिक्स पार्ट है। कंप्लीट पार्ट नहीं बोल सकते, मिक्स पार्ट है। तो ये चीज याद रखें। एग्जाम्पल देख लेते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। अर्लियर रिसर्च एक्सपेंस, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले कोई रिसर्च करते हैं आप लोग, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले, तो उस रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपने लेस वगैरह देखा होगा, तो लेस पहले हमारे टाइम पे तो लेस सिंपल ही आते थे, पोटैटो लेस। अब क्या हो गया, लेस के अंदर मिर्ची भी आ गया, कांदा भी आ गया, चीज भी आ गया, है ना। आपने देखा होगा वेराइटी ऑफ लेस। तो हर ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले उनको एक रिसर्च करना पड़ता है पहले ही। तो वो रिसर्च होने के बाद आप प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो। और आप देखते होंगे हर प्रोडक्ट तो चलता नहीं, 2 साल 3 साल ही तक चलता है, उसके बाद फिर नया रिसर्च, फिर नया रिसर्च। तो रिसर्च तो हमने एक बार कर लिया, उसका बेनिफिट 2-3 साल तक मिलते ही रहेगा आपको। तो दैट इज योर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आप हैवी एडवर्टाइजमेंट करें, टीवी वगैरह पे दें, तो एडवर्टाइजमेंट का भी इम्पैक्ट कितने साल तक रहेगा बच्चों, 1-2 साल तक, 3 साल तक। तो इट इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसर्च वर्ड याद रखें, ये वर्ड आया तो डिफर्ड रेवेन्यू है, एडवर्टीजमेंट वर्ड आया तो डिफर्ड रेवेन्यू है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब इनिशियली प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके पहले जो खर्चा होता है उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इनिशियल खर्चे को हम क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इनिशियल खर्चा तो बच्चों एक ही बार करेंगे, तो इसीलिए ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। शेयर इश्यू एक्सपेंस, जब शेयर आप नया शेयर इशू करने जाते हो तो उसके पहले जो खर्चा होता है उसे भी हम क्या कहेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एक्सपेंस। अगेन जब शेयर इशू करते हैं तो कोई नया कंपनी रहता है, तो उस कंपनी को आपका फेस वैल्यू क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, वो शेयर नए नए शेयर होल्डर को अट्रैक्ट कर सके। जैसे दुकानों में आप जाते हैं गुड्स खरीदने के लिए, तो गुड्स के ऊपर आप बाहर देखते हैं डिस्काउंट लिखा होता है, तो आप ऑब्वियसली एक बार चले ही जाते हैं, भाई डिस्काउंट है तो थोड़ा प्राइस कम होगा। तो उसी तरह से जब कोई कंपनी शेयर वगैरह इश्यू करती नया शेयर, तो शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए वो शेयर का जो फेस वैल्यू होता है, जैसे 10 रुपया हो या 15 रुपया हो या 20 रुपया हो, तो उसमें क्या करते हैं, वो अमाउंट को कम कर देते हैं। तो दैट डिस्काउंट इज योर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 6 देख लेते हैं, डिबेंचर इशू एक्सपेंस। डिबेंचर भी एक तरह का शेयर है, तो जब शेयर कोई भी शेयर इशू करे उस वक्त खर्चा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये इशू करने का पहले के खर्चे की बात हो रही है।
और नया शेयर इशू तो एक ही बार हो, घड़ी घड़ी तो नहीं होता, उसका बेनिफिट भी 2-3 साल तक मिलते रहेगा आपको। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, सेम जैसे शेयर का बताया उसी तरह से डिबेंचर वर्ड आएगा, तो डिबेंचर को भी आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे, तो ये भी आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और जब डिबेंचर होल्डर जो होते हैं हमारे शेयर होल्डर, वो आपके पास आके अपना शेयर सरेंडर करते हैं, तो आप यानी उसे रिडम्पशन कहते हैं, यानी रीपेमेंट ऑफ द शेयर अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर का वापस पैसा देना है, तो अच्छी बात है, मगर आपने जब लिया था तो आपने वादा किया था कि हम प्रीमियम पे आपको यानी एक्स्ट्रा पैसा देंगे, एक तरह का ब्याज है ये, इंटरेस्ट है ये, तो इंटरेस्ट आपका एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, तो मगर जब प्रीमियम वर्ड देंगे तभी तो डिबेंचर होल्डर आपका शेयर खरीदेगा, तो ये एक तरह का आपका क्या होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों ये वर्ड याद रखिए, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, प्रिलिमिनरी, शेयर इशू या डिबेंचर इशू, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, या डिबेंचर, या रिडम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, तो ये वर्ड आया तो ये क्या होगा आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको क्वेश्चन में ये वर्ड देखना है और इसके आंसर लिखने हैं, जैसे मैंने आपको नॉर्मली बताया था। तो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये भी बहुत रेयर पूछा जाता है आपसे। तो हमने अभी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में देखा, आगे चलते हैं हम लोग। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर। तो ये बहुत रेयर है, अभी ये सब सारे जो है ना सब बहुत रेयर है, तो इनको शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है? Capital receipt means an amount received by a firm in course of financial activity, that is obtaining money as a capital, loan, sale of assets, receipt from issue of share etc. तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो कैपिटल खुद कैपिटल ही है, यानी ओनर जब बिजनेस में पैसा डाले तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है कंपनी के लिए, या आप कहीं से लोन ले, बैंक लोन ले या पर्सनल लोन ले कंपनी के लिए, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। अगर आप कोई फिक्स एसेट वगैरह बेचते हो तो वो भी हमारे लिए क्या कैपिटल रिसिप्ट है। या कोई आप नया शेयर इशू करते हो तो शेयर होल्डर से हमें पैसा मिलता है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। जो एक बड़ा बड़ा अमाउंट आपको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। इसका एक क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, ₹20,000 रिसीव फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर, तो अगेन यहाँ इश्यू ऑफ शेयर हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। फिर मशीनरी सोल्ड, एसेट देखो यहाँ सोल्ड होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे उसे, कैपिटल रिसिप्ट। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने सोल्ड कर दी, यानी एक तरह का इन्वेस्टमेंट शेयर होता है आपका, आपने बेचा है, तो शेयर बेच रहे तो हमें क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट बहुत सिंपल ही, आपको ये खाली एग्जांपल याद रखने हैं, तो यानी ये क्या हो गया आपके कैपिटल रिसिप्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये जो बड़ा बड़ा अमाउंट था तो एसेट्स वगैरह वर्ड आए तो ये कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट यानी छोटा छोटा अमाउंट होगा, तो मीनिंग देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिकरिंग इन नेचर, जैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था रिकरिंग यानी रेगुलर होना चाहिए, तो उसी तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट भी रेगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड, है ना, गुड्स तो हम बेचते ही रहते हैं तो ये रेगुलर है हमारा। फीस वगैरह कहीं मिल गई आपको, आपने बैंक में पैसा रखा तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलते रहता है। तो आपने कहीं शेयर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसके डिविडेंड मिलेंगे, या आपने गुड्स बेचने गए तो आपको कमीशन वगैरह मिल गया। तो आप गुड्स वगैरह परचेज करते हैं क्रेडिटर वगैरह से, तो उससे भी बोलते हैं भाई हमें कमीशन दो, या गुड्स बेचने जाओ या गुड्स परचेज करने जाओ, आप कमीशन मांगते हो तो आपके लिए कमीशन क्या होगा, रिसीव्ड हो गया। तो सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट का ये इनकम एंड गेन पार्ट है, तो जो भी इनकम एंड गेन वर्ड आया तो आपके लिए क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल्स, आपने गुड्स बेचा उसके कमीशन मिली है, तो ये तो रेगुलर है ना सेल्स, तो ये ऐसा तो नहीं है एक ही बार सेल्स कर दो, हर महीने रोज सेल होते ही रहता है, तो जब भी सेल्स होगा उस पर कमीशन मिलेगा तो आप उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी हो, सब्सिडी यानी आपको अलावेंस मिल रहा है या कंसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। जैसा आप अभी आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले ले कि गवर्नमेंट ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोज आपको अगर 1 लाख की मिल रही है तो उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देती है, यानी 1 लाख से आपको कम देने हैं, तो 80,000 85,000 ही देना पड़ेगा। तो जो 15,000 है 10,000 है गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। तो उसी तरह से आप अपने कंपनी का जो भी गुड्स वगैरह लॉन्च करते हो, अगर पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें सब्सिडीज देती है, टैक्स वगैरह कम कर देती है।
तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक में हमने पैसा वगैरह डिपॉजिट किया तो उस पर ब्याज मिल रहा है, तो ये भी रेगुलर होता है, महीना, 3 महीना, 6 महीने का होता है। तो यानी और रेगुलर इन नेचर है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में फर्क है। कैपिटल रिसिप्ट में लोन लेना, फिक्स एसेट को बेचना, शेयर इशू करना या कैपिटल एडिशनल कैपिटल कंपनी में लाना, तो वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट में ये नॉमिनल वर्ड आएंगे, इसको याद रखें। आगे चलते हैं। कैपिटल प्रॉफिट, देखो रिसिप्ट एक अलग चीज है, प्रॉफिट एक अलग चीज है। ठीक है। रिसिप्ट में आपने कैपिटल फॉर्म किया, लोन लिया, तो पैसा वो डायरेक्टली आ रहा है, तो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। अब कैपिटल प्रॉफिट में फर्क क्या है बच्चों, छोटा सा फर्क है, ध्यान से समझना। कैपिटल प्रॉफिट अराइज व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम एसेट्स बेच रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर, तो जो प्रॉफिट फिगर है ना, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का एसेट्स आपने 55,000 में बेच दिया, ठीक है। तो उस इसके अंदर 5,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 5,000 को हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। तो इसको याद रखिए। जैसे शेयर इश्यूड एट अ प्रीमियम, तो आपने 10 रुपया फेस वैल्यू रखा था। ऑथराइजेशन जब हमने सेबी से लिया था, यानी गवर्नमेंट से ऑथराइज लिया था कि भाई हम शेयर 10 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। मगर जब आप शेयर मार्केट में बेचने गए तो 10 की जगह पे आप उसको 12 रुपए में बेच रहे हो, यानी 2 रुपया क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो 2 रुपया हमें क्या बोलना चाहिए, प्रॉफिट। तो इशूड एट प्रीमियम आया तो वो 2 रुपया प्रॉफिट होगा, 10 रुपया या 12 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा। तो डिफरेंस याद रखें। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट फिगर बताना होता है। कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस क्या है, ये भी सेम प्रोसीजर है। जैसे सोल्ड एट प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे कैपिटल लॉस में क्या होगा, सोल्ड एट लॉस हो जाएगा। तो ये वर्ड का फर्क है यहाँ पे। और जैसा शेयर इश्यू आप प्रीमियम पे किया, यानी 10 का 12, तो प्रॉफिट है। और उसी तरह से अगर डिस्काउंट में आपने शेयर इशू किया, तो 10 का शेयर है तो आपने 8 रुपए में इशू कर दिया, यानी 2 रुपए आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये फर्क है बच्चों प्रॉफिट और लॉस के अंदर। इसी तरह से आपका रेवेन्यू प्रॉफिट आता है और रेवेन्यू लॉस आता है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है आपका, जो नेट प्रॉफिट आपको कंपनी में जब एट द एंड ऑफ ईयर मिलता है, यानी आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी सब एक्सपेंस, यानी जो भी एक्सपेंस वगैरह है वो डिडक्ट करने के बाद एंड में जो प्रॉफिट बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट ही आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रेवेन्यू लॉसेस। रेवेन्यू लॉसेस का मीनिंग समझ लें। रेवेन्यू लॉसेस मीन्स अ लॉस इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इज अ रेवेन्यू लॉस। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड्स वगैरह है हमारी गोडाउन वगैरह में पड़ा हुआ है, तो उसमें गलती से आग लग गई, तो आग लग गई तो क्या हो गया बच्चों, टोटल लॉस हो गया। या गुड्स पड़ा है हमारे गोडाउन वगैरह में, फैक्ट्री में, तो अगर वो चोरी हो गया या डैमेज हो गया या एक्सीडेंटली डैमेज हो गया या फ्लड वगैरह आ गए, तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू लॉस। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट, या लॉस इन ट्रांसिट, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो लॉस हो गया, या नेचुरल क्लाइमिटीज हो गई तो भी लॉस हो गया। तो गुड्स का लॉस, हाँ, ये भी याद रखें। तो इस तरह से आपने आज पूरा हमने चैप्टर कवर अप कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जल्दी बनाएंगे। तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थियरी पार्ट था। थियरी पार्ट में आपको क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करें ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कि डिफर्ड रेवेन्यू है, या कैपिटल लॉस है, कैपिटल प्रॉफिट है, या रेवेन्यू लॉस है, या रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद उसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दें, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।